नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हरी सर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान में प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा द्वितीय साधक परीक्षा 2021-22 उसका विषय भूगोल का जो मॉडल प्रश्न पत्र 1 है, सेट 1 है, उसका वो जो प्रश्न पत्र है उसका हल कैसे करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि रिटेन जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, कितने शब्द में उसका उत्तर लिखते हैं और किस प्रकार से आप जो है अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से बताया गया है। आप जो है परीक्षा में इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अच्छे से प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आते हैं। जैसे ये जो है आपका सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी है, इसमें जो द्वितीय साधक परीक्षा होने वाले उसमें जो भी प्रश्न है ये आपका जो है अब सब्जेक्टिव है, यानी ये लिखित परीक्षा है और इसमें कुल 35 अंक है, 35 मार्क्स का है। ठीक है, और इसका समय अवधि है आपका 1.5 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो इसका निर्देश है कि ये जो भी आपको प्रश्न लिखना है आपको अपने शब्द में ही उत्तर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या है 19 है और इसमें से जो देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसे आप एक शब्द में भी उत्तर लिख सकते हैं या एक से अधिक शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं, जो 1 अंक का होता है, 1 अंक का है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसे भी जो है 50 शब्द से अधिक में उत्तर नहीं लिखना है और ये कुल आपको जो है 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और ये 3 अंक के हैं। ठीक है, आप प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसे जो है 100 शब्द के अंदर लिखना है और ये कुल 5 अंक के हैं। इनमें से 15 से 19 तक जो है इसमें से जो है 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाए जाने वाले जनसंख्या या निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है। जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसना ही प्रवास कहलाता है और प्रवास में स्थान एवं दूरी का परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, प्रवास में जैसे हम लोग देखते हैं कि स्थान और दूरी का परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसे हरित क्रांति क्या है। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक आदि के प्रयोग से कृषि उत्पादन में तीव्र विकास एवं वृद्धि होता है, उसे हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसे जल प्रदूषण से होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखें। तो यहाँ पर जो है प्रश्न जैसा बोल रहा है उसके अनुसार आपको जो है 2 शब्द में इसका उत्तर होगा, डायरिया एवं हैजा। ठीक है, ये जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है जल संभर प्रबंधन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य, यानी पहला जो उद्देश्य है जल स्तर में वृद्धि लाना तथा दूसरा जो है जैव विविधता का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसे धात्विक खनिज के 2 उदाहरण लिखें। तो धात्विक खनिज के जो 2 उदाहरण है लौह अयस्क एवं बॉक्साइट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसे आधारभूत उद्योग क्या है। उत्तर जिन उद्योगों के उत्पाद को दूसरे उद्योग कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसे जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें। जल प्रदूषण के रोकथाम के सुझाव, प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए, खतरनाक कीटनाशक दवाइयों का पर प्रतिबंध, नगरों में वाहित मल को आबादी से दूर छोड़ना, घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट का निस्तारण नदियों में नहीं होना चाहिए। ये कई कारण है जिससे जो होता है हम लोग का जल प्रदूषण का रोकथाम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। तो ये सड़क परिवहन है जैसे हम लोग देखते हैं ये सस्ता, सरल एवं कम दूरी में सुलभ होता है तथा ये जो है जिसके कई लाभ हैं, कई प्रकार से ये उपयोगी है। जैसे परिवहन के अन्य साधन सीमित स्थान तक ही पहुंचती है जबकि सड़क गांव-गांव पहुंचती है। पठार एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन के द्वारा ही आगमन होता है। सड़क परिवहन घर घर सुविधा प्रदान करता है, डोर टू डोर जो है आपको सड़क परिवहन लाभ देता है। सड़क परिवहन द्वारा शिक्षा एवं सभ्यता के प्रसार में भी सहायता मिलती है क्योंकि यह नगर एवं गांव को जोड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कुटीर उद्योग, ऐसे उद्योग जिसमें स्थानीय कच्चे माल की आवश्यकता से परिवार के सदस्यों के द्वारा उत्पादन एवं उपभोग किया जाता है। ठीक है, उत्पादन भी परिवार के सदस्य द्वारा करते हैं, उससे जो लाभ होता है
तो उसका उपभोग भी परिवार के सदस्य ही मिलकर करते हैं। लघु उद्योग, जिस उद्योग में छोटे छोटे मशीनों की सहायता से उत्पादन होता है, यह कुटीर उद्योग का ही विकसित रूप होता है। ठीक है। उसके बाद अगला है आपका बृहत उद्योग, जिस उद्योग में बड़े बड़े मशीनों की सहायता से बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है। आगे है जैसे हम लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत निम्न हैं: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री तरंग ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, बायोमास ऊर्जा। तो यहाँ पर जो है हम लोग पूछ के यहाँ पर वर्णन करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्यातप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं और भारत में इसकी प्रबल संभावना है। ठीक है। पवन ऊर्जा, पवन के वेग से टरबाइन या पवनचक्की को घुमाकर गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा का भी भारत में बहुत ही संभावना है, क्योंकि जो है समुद्र तट लगभग 15,000 किलोमीटर से भी लंबा है और जिस कारण से समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं। उसके बाद अगला है जैसे जल विद्युत। जल विद्युत जो है ऊंचाई के साथ जब नदी का जल नीचे गिरता है तो उसके वेग, यानी नदी का जो गिरता हुआ जल का वेग है, उसका उपयोग टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पादन करने में, विद्युत प्राप्त करने में होता है, किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्षा जल संरक्षण क्या है, इसके 4 उद्देश्य बताइए। ठीक है। बरसात के दिनों में प्राप्त होने वाला जल का 80% भाग धरातलीय जल के रूप में प्रवाहित होते हुए महासागरों में चला जाता है और 20% भाग में से कुछ भाग का ही उपयोग मानव द्वारा किया जाता है। ठीक है। जबकि कुछ भाग धरातल के अंदर प्रवेश करता है, इसलिए वर्षा जल का संरक्षण आवश्यक है। वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य निम्न हैं: जल के निरंतर मांग को पूरा करना, भूजल स्तर को ऊंचाई बनाए रखना, भूमि जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, मृदा अपरदन को नियंत्रण करना। ये जो है वर्षा जल संरक्षण के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 54% भाग कृषि कार्यों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। विश्व में सबसे बड़ा देश है जहाँ पर इतनी आबादी कृषि कार्यों में जुड़ी है। ठीक है। भारतीय कृषि की समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला समस्या मानसून की अनिश्चितता, यानी भारत में मानसून का आगमन कभी समय पर होता है तो कभी देरी से। इस कारण से भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। यदि मानसून समय से आता है तो उस वर्ष उत्पादन अधिक होती है, अन्यथा उत्पादन में कमी आती है। ठीक है। अगला जो समस्या है निम्न उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता विकसित देशों की अपेक्षा भारत में कम पाया जाता है। यानी भारत में जो 1 हेक्टेयर जमीन में जो जितना उत्पादन होना चाहिए अनाज का, उससे उतना कम होता है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। भारतीय कृषि में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी है, जो भारतीय कृषि की समस्या है। ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो है पहला पॉइंट में ही देखे हैं कि भारत में जो है जो 54% लोग कृषि कार्यों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। भूमि सुधार में कमी। भारतीय कृषि में जो अगली समस्या है भूमि सुधार में कमी पाई जाती है। किसान जो गरीब हैं तो गरीब ही हैं, तथा यहाँ पर जो जिसके पास ज़मीन अधिक है, यानी जो जमींदार है उसके पास ज़मीन अधिक है। ठीक है। जिस कारण से यहाँ पर हम लोग देखते हैं भूमि सुधार में कमी इस कृषि की प्रमुख समस्या है। जतों का अपखंडन। भारत में छोटे छोटे खेतों का आकार छोटा होता है, जिस कारण से यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य नहीं होने के कारण यहाँ पर उत्पादन जो है कम होता है तथा उत्पादकता भी कम पाया जाता है। अगला समस्या है वाणिज्यिक कृषि का अभाव। भारत में मुख्यतः जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, यानी अपना भरण पोषण के लिए कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है। जिस कारण कृषि उत्पादन पर विशेष ध्यान एवं अनुसंधान तथा शोध नहीं होता है। ठीक है। भारत में जो भी कृषि होता है, जैसे अपने अनाज, साल भर का अनाज खाने के लिए किया जाता है और बाकी दिन हम लोग देखते हैं बाकी जो होता है हम लोग का खेत खाली रहता है, जिस कारण से ये भारतीय कृषि की समस्या है। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। अगला जो समस्या है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। आवास, सड़क, कारखाना एवं अन्य उपयोगों में कृषि योग्य भूमि का उपयोग होता है, जिस कारण से कृषि भूमि जो है संकुचित हो रहा है और यह भारतीय कृषि की समस्या है। ठीक है। जहाँ पर बंजर है या कृषि योग्य भूमि नहीं है, वहाँ पर आवास या कारखाना ये लगाने से क्या होता है, कृषि योग्य भूमि का विकास होता है। लेकिन भारत में इस प्रकार की जो है इस प्रकार से नियम और इस प्रकार से योजना भी नहीं है।
व्यापक, अगला समस्या है व्यापक अल्प रोजगारी, यानी भारतीय कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, अर्थात मानसून के आगमन के समय लोगों को खेतों में काम मिलता है और बाकी दिनों में लोग बेरोजगार रहते हैं, अर्थात खेतों में काम करने वाले मजदूरों को वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता है, जो भारतीय कृषि की समस्या है। अगला प्रश्न है जैसे जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारकों को लिखिए। ठीक है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसते हैं और दूरी एवं स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे अपकर्ष कहते हैं, और तो उससे प्रवास कहते हैं। और दूसरे क्षेत्र से लोग किसी क्षेत्र में आकर बसते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे किसी क्षेत्र में अगर रोजगार का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास है, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास पाया जाता है, शांति एवं सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अन्य क्षेत्र से लोग आते हैं और वहाँ बसना शुरू करते हैं, तो इससे हम लोग अपकर्ष कारक कहते हैं। प्रवास का अपकर्ष कारक रोजगार जहाँ पर उपलब्ध होता है वहाँ दूसरे क्षेत्र से लोग आकर बसते हैं, क्योंकि रोजगार के द्वारा लोगों को भरण पोषण का क्षमता प्राप्त होता है। ठीक है, शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र से या फिर हम लोग देखते हैं पिछड़े क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवास होता है। स्वास्थ्य सुविधा, विभिन्न क्षेत्र के लोग इलाज के लिए उन क्षेत्रों में प्रवास करते हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है। ठीक है, शांति एवं सुरक्षा, जो क्षेत्र शांत एवं सुरक्षित होता है वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वहां लोग बसना पसंद करते हैं। उसके बाद अगला है अनुकूल जलवायु, धरातल पर जहाँ की जलवायु अनुकूल एवं स्वस्थ है वहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का प्रवास होता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: जलवायु, उच्चावच, धरातल का स्वरूप, जलापूर्ति, खनिज संसाधन, परिवहन के साधन, औद्योगिकरण और नगरीकरण आदि। तो ये जो है पहला पॉइंट है। जैसे जलवायु, भारत के जिन क्षेत्रों में जलवायु अनुकूल एवं स्वस्थ है यानी स्वास्थ्यवर्धक है वहाँ पर लोगों का बसाव अधिक पाया जाता है। उच्चावच, समतल मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में लोगों का बसाव कम पाया जाता है, क्योंकि समतल मैदानी भागों में कृषि क्रियाकलाप के साथ साथ परिवहन के साधनों का विकास होता है। ठीक है, अगला है जैसे धरातल का स्वरूप, जिन भागों में मृदा उपजाऊ एवं उर्वर होती है वहाँ गहन कृषि कार्य होती है, फलस्वरूप अधिक लोग निवास करते हैं। अगला जैसे जलापूर्ति, जल स्तर ऊंचा होने के कारण तथा समतल स्थलीय क्षेत्र पर जहाँ पर जल सरलतापूर्वक उपलब्ध होता है वहाँ कृषि एवं अन्य क्रियाकलाप के कारण लोग बसना पसंद करते हैं और इस कारण से वहाँ पर जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व प्रभावित होता है। खनिज संसाधन, खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण उद्योगों का स्थापना होता है जो अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण से रोजगार का सृजन होता है, यानी उद्योगों में बहुत सारे मजदूर या श्रमिक काम करते हैं और इस कारण से वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। जनसंख्या का वितरण और घनत्व इससे प्रभावित होता है। नगरीकरण, नगरीकरण नगरों में देखते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं रहती है और सुविधाओं के साथ साथ जो है नगरों में रोजगार के अवसर होते हैं, जिस कारण से नगरीकरण के कारण जो है लोगों का बसाव प्रभावित होता है। ये जो है भारत के मानचित्र के द्वारा ये दर्शाया गया है कि भारत के किस क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव अधिक है। ठीक है, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये काला रंग का जो है ये क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या का बसाव अधिक है। ठीक है, इस क्षेत्र में यहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक है। उसके बाद अगला हम लोग आगे देख रहे हैं, अगला प्रश्न जो है भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में गेहूं के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। गेहूं भारत में चावल के पश्चात दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाने वाला फसल है। भारत विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। विश्व के कुल उत्पादन का 8% भारत में होता है। गेहूं की कृषि के अनुकूल दशाएं निम्न हैं, जैसे जो जलवायु है, जलवायु हम लोग का शीतोष्ण जलवायु होना चाहिए गेहूं की कृषि के लिए। तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 75 सेंटीमीटर। मृदा जो है बलुई एवं भुरभुरी होना चाहिए और जो है श्रमिक सस्ते श्रमिक होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये जो भौगोलिक दशा अगर मिलता है तो वहाँ जो उस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, उत्पादन एवं वितरण, भारत में जैसे गेहूं का उत्पादन एवं वितरण, भारत विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, यहाँ पर विश्व के विकसित देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है, परंतु उत्पादन क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ पर अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है।
गेहूं की कृषि भारत में खरीफ फसल के रूप में शीतकाल में किया जाता है। 1967 ईस्वी में भारत के कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के अथक प्रयास से भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ और गेहूं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है तथा पंजाब एवं हरियाणा आदि राज्यों में गेहूं का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जाता है, जिस कारण से यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। हरित क्रांति के पश्चात सबसे अधिक लाभ जो है गेहूं के फसल को हुआ है और इस कारण से हम लोग देखते हैं कि जो है भारत में गेहूं का उत्पादन अधिक हो रहा है और भारत का मानचित्र में गेहूं के उत्पादन को दर्शाया गया है। जो भी आपका काला रंग का ये क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पर गेहूं का कृषि होती है, गेहूं का खेती होता है। अगला प्रश्न है मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण के कारणों को लिखें। जैसे मृदा प्रदूषण जो है भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु पर पड़े, जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता एवं उपयोगिता नष्ट हो, तो उससे हम लोग भूमि प्रदूषण कहते हैं। यानी नष्ट हो तो उससे भूमि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं जैसे भूमि का लगभग 50% भाग ही उपयोग के लायक है तथा शेष 50% भाग में पठार, खाई, दलदल, मरुस्थल आदि का विस्तार है। विश्व के कुल 71% खाद्य पदार्थ का उत्पादन भूमि पर ही होता है, इसलिए मृदा संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मृदा प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण जैसे हम लोग देखते हैं इसके कई कारण हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण गृह निर्माण और खेतों का भी जो है वनों की कटाई होती है, या गृह निर्माण के कारण या रोड बनाने के कारण क्या होता है, मृदा का कटाई होता है और इस कारण से भी मृदा प्रदूषित हो रहा है। वनों की कटाई होने के कारण मृदा का जो आवरण है, मृदा के ऊपर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है और इससे भी मृदा का अपरदन होता है या मृदा का प्रदूषण होता है। खनन के कारण भी हम लोग देखते हैं कि मिट्टी को कोड़ करके वहाँ पर मिट्टी की खुदाई करके उस क्षेत्र में जैसे जहरीले या फिर हम लोग देखते हैं रसायन का वहाँ पर जो है जमाव होता है और इस कारण से भी मृदा अपरदन होता है, मृदा प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, लवणता, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्टों का उत्सर्जन, पशु अपशिष्ट एवं मरुस्थलीकरण आदि के कारण से भी जो है मृदा का प्रदूषण होता है। अधिकतर मृदा का प्रदूषण का प्रमुख कारण है रासायनिक उर्वरक और जो रासायनिक दवा का छिड़काव होता है, जिस कारण से मृदा का प्रदूषण अधिक होता है। ये रसायन आपका मृदा के साथ घुल जाते हैं और मृदा के जो भी पोषक तत्व हैं उसको नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। जैसे कहीं पर भी कोई उद्योग स्थापित करता है तो इसके कई अनुकूल दशाएं या अवस्थिति कारक हैं। इनमें है जैसे कच्चे माल, भारी उद्योग का स्थापना भारी उद्योग का स्थापना कच्चे माल के समीप ही किया जाता है क्योंकि इससे परिवहन लागत कम होता है। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिसे वजन ह्रास उद्योग कहते हैं। ठीक है, इस कारण से ये जो उद्योग हैं कच्चे माल के समीप ही स्थापित होते हैं। ऊर्जा के स्रोत, उद्योगों को स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारक ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत कोयला, खनिज तेल, परमाणु विद्युत एवं जल विद्युत आते हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत अगर हैं तो ही तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उद्योग का स्थापना कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार, उत्पादित वस्तुओं को, जैसे उत्पादित वस्तु जो है उसको बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन एवं संचार की आवश्यकता होती है। उसके अभाव में उद्योग का विकास संभव नहीं होता है। आज के डेट में हम लोग देखते हैं कच्चे माल को जो है किसी क्षेत्र से उद्योग तक लाने और वो तैयार माल जो उत्पादित माल होता है, वस्तु होता है, उसको बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन और संचार के साधनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला कारक है बाजार। उद्योग द्वारा उत्पादित होने वाले वस्तु को विस्तृत बाजारों में बेचा जाता है। अगर बाजार नहीं है तो उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तु आपका जो है बिक्री नहीं होगा। बिक्री नहीं होने पर क्या है, उद्योग हानि में चला जाता है, घाटा में चला जाता है। अगला कारक है जलापूर्ति। बड़े बड़े उद्योग जो सालों भर चलते हैं उन्हें उस मशीन को ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए जलापूर्ति आवश्यक है। अधिकतर उद्योग हम लोग देखते हैं नदी के किनारे ही स्थापित होते हैं या जलाशय के किनारे स्थापित होते हैं। पूंजी, उद्योग का स्थापना के लिए पूंजी की सख्त जरूरत होती है।
पूंजी के बिना उद्योग का स्थापना नहीं किया जा सकता है। अगला कारण है औद्योगिक नीति। उद्योग की स्थापना के लिए सरकार के द्वारा नीति बनाई जाती है और जब यह सरल होती है तो उद्योग का स्थापना अधिक होता है। ठीक है। अगला है बैंकिंग सुविधा। उद्योग स्थापना के लिए बैंक के द्वारा जो ऋण एवं धन या बीमा उपलब्ध होता है। अगर बैंकिंग सुविधा नहीं है तो फिर उद्योग का स्थापना होने में कठिनाई होता है। अगला है जैसे जो है 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, दिए गए भारत के मानचित्र के आधार पर 801 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को दर्शाइए। ठीक है, 801 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र को दर्शाना है। तो यहाँ पर जैसे 801 व्यक्ति से अधिक जो जनसंख्या घनत्व है उसको इसके अंतर्गत दर्शाना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं भारत के मानचित्र में ये जो क्षेत्र है, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर केरल, ये क्षेत्र है। यहाँ पर भारत का जनसंख्या घनत्व 801 व्यक्ति से अधिक पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कर देंगे। थैंक यू।